शुभोदय बच्चों, आप सब ठीक हो? ओके, तबीयत का ध्यान रखिए। और हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ ध्यान से देखिए वीडियो में और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। आज हम 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का लेसन 9 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 9, ठीक है। आपका हिंदी टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 59 खोलिए बच्चों। खोल लिया? ओके, क्या है पाठ का नाम देखिए। पार्ट 9, बाल अदालत। बाल अदालत पाठ का नाम है बाल अदालत। ओके ना, ये एक एकांकी पाठ है बच्चों। ओके, एकांकी पाठ है। ओके, इसको पढ़कर हम जानेंगे। ओके, देखिए पढ़ रही हूँ। आपका स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क भी आपके बाजू में रखिए। पढ़ते समय ध्यान पूरा मेरी ओर होना चाहिए बच्चों। ओके, ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59, उन्मुखीकरण देखिए। उन्मुखीकरण में यहाँ पर एक छोटा अनुच्छेद दिया है। उस अनुच्छेद को पढ़कर हम फिर उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उन्मुखीकरण। हरे भरे जंगल, चहचहाते पक्षी आज कल्पना के विषय बन गए हैं। भूकंप, बाढ़ आदि प्रकृति की ओर से मनुष्य को दी गई चेतावनी है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी आज मानव इसे अनदेखा कर रहा है। वास्तविकता यह है कि बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया है, जिसके कारण मौसम चक्र बदल गया है और परिणाम स्वरूप कहीं सूखा और कहीं बाढ़ देखने को मिलता है। मनुष्य आज पेड़ पौधों से नाता तोड़ने के दुष्परिणाम झेल रहा है। देखिए बच्चों, आज यहाँ पर जो जंगलों की काट हो गई है, जंगलों का नाश हो गया है, उसके बारे में बताया है और प्रकृति में किस तरह से बदलाव आया है उस पर आधारित यह अनुच्छेद है बच्चों। यहाँ बताया गया है कि आज हरे भरे जंगल, चहचहाते पक्षी, ओके, यह सिर्फ हमारे इमेजिनेशन यानी कल्पना की बात बन गई है। आज हमें जंगल देखने को नहीं मिल रहे, ना ही पक्षियों की चहचहाट, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, क्योंकि पेड़ों को काट काट कर जंगलों का नाश कर दिया गया है। अगर जंगल नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ से आएंगे, हम पक्षियों की आवाज़ कैसे सुनेंगे। ये सिर्फ कल्पना यानी इमेजिनेशन की बात बन गई है आज। भूकंप यानी अर्थक्वेक, बाढ़ यानी फ्लड आदि प्रकृति की तरफ से हमें दी हुई चेतावनी यानी वार्निंग है कि आने वाले समय पे तुम लोगों पर किस तरह से खतरा मंडराएगा। देखिए यहाँ पर आज मानव इसे अनदेखा कर रहा है। इतना प्रकृति हमें इतनी चेतावनी, इतना वार्निंग दे रही है। आज हमारे देश में कहीं बाढ़ से गांव के गांव लूट जा रहे हैं, शहर के शहर मिट जा रहे हैं, और कहीं और पानी ना होने के कारण सूखा, बारिश न होने के कारण सूखा, ड्रॉट पड़ गया है। पीने के लिए पानी, बूंद बूंद के पानी, पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ओके, सूखे के कारण लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। यह सब प्रकृति की चेतावनी है यानी वार्निंग है। फिर भी मनुष्य इसे अनदेखा कर रहा है। और आज वास्तविकता में, आज आज क्या हो रहा है हमारे समाज में, लोगों की आबादी बढ़ जा रही है। लोगों की आबादी बढ़ जाना अर्थ क्या है? पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ जा रही है।
लोगों की तादाद, जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जा रहे हैं और रहने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। उनके उनकी सुविधाओं के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। उनकी नेसेसिटीज़ यानी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। जंगलों को बड़ी और लोग क्या कर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट कर, ओके, जंगलों को, पेड़ों को बेरहमी से काट कर वहाँ पर रहने के लिए घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मौसम चक्र बदल गया है। यानी एनवायरमेंट का जो व्हील है वो बदल गया है और उसका इफेक्ट, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर सूखा है, देश में पानी ही नहीं बरसता और ड्रॉट पड़ गया है, और कहीं पर क्या है, पानी से पूरे शहर गांव मिट जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रही है, बाढ़ की विपत्ति आ जा रही है। मनुष्य आज पेड़ पौधों से नाता तोड़ने के दुष्परिणाम झेल रहा है। ये मनुष्य क्या कर रहा है, आज पेड़ पौधों से नाता तोड़ने का दुष्परिणाम, यानी पेड़ पौधों को तोड़ने की वजह से यह सब मुसीबतें आज मनुष्य को झेलना पड़ रहा है। तो हमें बच्चों पेड़ पौधों को काटना नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे हमें काटे हैं, फिर से हमें नए पेड़ पौधे लगाकर उनका संरक्षण कर उन्हें बढ़ाना होगा। तभी मानव जीवन क्या होगा, सुरक्षित होगा और इस धरती को बचाया जाएगा। ओके ना। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं बच्चों, हम इन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर समझेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, प्रश्नों को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, प्रश्न देखिए, मनुष्य किस प्रकार प्रकृति पर आश्रित है। आश्रित होना, डिपेंड यानी आश्रय लेना, शेल्टर लेना। प्रकृति का किस तरह से शेल्टर लिया हुआ है, आश्रय में है, प्रकृति के आश्रय में है, उसे आश्रित कहते हैं। ओके, देखो उत्तर इस तरह लिखना है, पंचभूत हरे भरे वन, पशु पक्षी, मानव आदि के समेकित रूप को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में कौन कौन आता है बच्चों, पंचभूत, हरे भरे वन और पशु पक्षी और मानव, इन सभी को मिलकर क्या कहते हैं, हम प्रकृति कहते हैं। मानव अपने स्वार्थवश वनों को बेरहमी से काट रहा है, इससे मौसम चक्र बदल रहा है और परिणाम स्वरूप कहीं सूखा कहीं बाढ़ देखने को मिलता है। पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, मनुष्य जीवन दुर्भर हो रहा है। यदि मनुष्य प्रकृति को सुरक्षित रखे तो वह भी सुरक्षित होगा। इस प्रकार मनुष्य प्रकृति पर आश्रित है। इस तरह से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मौसम चक्र में परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं। उत्तर इस तरह लिखिए, बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया है। प्रकृति की चेतावनी को भी मनुष्य अनदेखा कर रहा है। यही मौसम चक्र में परिवर्तन के प्रमुख कारण है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जंगल काटे जाने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। उत्तर इस तरह लिखिए, जंगल काटे जाने से मौसम चक्र बदल जाता है, कहीं सूखा कहीं बाढ़ देखने को मिलती है, मानव जीवन दुर्बल होता है। इस तरह से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है बच्चों। समझ में आ गया। आपके स्टडी मटेरियल पेज नंबर 122 पे ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं उत्तर सहित। इनको पढ़िए, फिर सोच समझ कर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अब हम इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। इस पाठ का अगला भाग, उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य क्या है देखिए, छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी लेखन के लिए प्रेरित करना, संवाद बोलने के कौशल का विकास करना, भाषा व रचना शैली की विविधता से अवगत कराना आदि इस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, एकांकी किस तरह लिखी जाती है और एकांकी लिखते समय किस तरह के भाषा का उपयोग किया जाता है, यह आप विद्यार्थियों को समझाना और एकांकी लिखने के लिए आपको प्रेरित करना यानी एनकरेज करना।
वैसे उसके साथ साथ भाषा व रचना शैली, एकांकी लिखते समय भाषा और किस तरह से एकांकी की रचना की जाती है उस रचना शैली के विविधता से, यानी विविधता से आप छात्रों को अवगत कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, अभी देखिए विधा विशेष। विधा विशेष है, विधा यानी साहित्य का कौन से विधा से, कौन से कैटेगरी से ये पाठ जुड़ा हुआ है। एकांकी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी साहित्य की एक ऐसी विधा है, ऐसी कैटेगरी है जो नाटक ड्रामा के जैसे अभिनय यानी एक्टिंग से संबंधित है। एकांकी में किसी एक ही विषय का चित्रण किया जाता है। एकांकी में क्या किया जाता है? सिर्फ एक ही विषय का चित्रण किया जाता है। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण संबंधित एकांकी है। एकांकी में सिर्फ एक ही विषय का चित्रण यानी डिस्क्रिप्शन होता है। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण संबंधित एकांकी है। ओके, एकांकी भी नाटक के ड्रामेटिक होती है, ड्रामे की जैसे ही होती है, उसमें भी पात्र होते हैं। देखिए विषय प्रवेश पढ़ेंगे। विषय प्रवेश, पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में और उससे जो समस्या उत्पन्न होंगी और आने वाले भविष्य पर उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में इस एकांकी में बताया गया है बच्चों। ओके, और पर्यावरण के बिगड़ने के कारण मनुष्य को भविष्य में किस तरह से समस्याओं को झेलना पड़ेगा, मनुष्य जीवन किस तरह से नष्ट होगा, यह बताया गया है। और पर्यावरण को बचाना, ओके, उसका संरक्षण करना यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण हमारा सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन कवच है हमारा, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तो आइए इसमें इस एकांकी को पढ़कर इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या क्या सुझाव दिए हैं वो जानेंगे। तो इसके पात्र है, एकांकी में पात्र होते हैं, मैंने बताया था ये नाटक की तरह होता है, मगर नाटक में अलग अलग विषयों का वर्णन होता है और एकांकी में किसी एक ही विषय का चित्रण या वर्णन होता है। अब इस एकांकी के पात्र परिचय देखिए, पात्रों के नाम यहाँ लिख रही हूँ। पात्र परिचय यानी कैरेक्टर्स। इस एकांकी में क्या कौन कौन से कैरेक्टर है? पात्र परिचय। फर्स्ट पात्र है इसमें न्यायाधीश। दूसरा पात्र है सरकारी वकील। सरकारी वकील। तीसरा पात्र है प्रतिवादी वकील, अपोजिशन लॉयर। ओके, प्रतिवादी वकील। और चौथा पात्र है दरबान। पांचवा पात्र है घीसाराम। घीसाराम कौन है? लकड़ी का व्यापारी। लकड़ी का व्यापारी। सिक्स्थ वन है किरोड़ी मल। किरोड़ीमल फैक्ट्री का मालिक है। किरोड़ीमल कौन है? फैक्ट्री का मालिक।
फैक्ट्री का मालिक। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ ये एक ड्रामेटिक एकांकी है। इसमें न्यायाधीश यानी जज है, सरकारी वकील यानी ओके गवर्नमेंट लॉयर एक है, और अपोजिशन लॉयर एक है। यहाँ पर दरबान यानी जो दरबान न्यायाधीश के बाजू में खड़ा होता है वो दरबान एक है। और यहाँ पे घीसाराम यानी लकड़ी का एक व्यापारी है, और किरोड़ीमल फैक्ट्री का एक ओनर है, मालिक यानी ओनर। अब इस एकांकी को पढ़कर हम जानेंगे बच्चों इसमें क्या बताया गया है। ओके, देखिए, बच्चे खेल खेल में अभिनय कर रहे हैं। मंच पर अदालत का दृश्य है। सामने एक बड़ी कुर्सी पर न्यायाधीश विराजमान है। काले कोट पहने दो वकील न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है। ओके, बच्चे खेल खेल में इस तरह से अदालत यानी कोर्ट का दृश्य प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोर्ट में कौन होता है? एक कुर्सी पर बीच में न्यायाधीश बैठे हुए होते हैं, और काले कोट पहने वकील होते हैं, और एक दरबान होता है। ओके, तो देखिए अभी ये इस एकांकी में कैसे क्या चल रहा है। न्यायाधीश क्या कह रहे, देखो, मेज पर हथौड़ा बजाते, मेज पर टेबल पर हथौड़ा बजाते, ऑर्डर ऑर्डर, आज का पहला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। सरकारी वकील, महोदय, आज का पहला मुकदमा लकड़ी के व्यापारी घीसाराम के विरुद्ध है। उस पर यह आरोप है कि वह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जंगलों को वीरान कर रहा है। न्यायाधीश, अभियुक्त घीसाराम को हाजिर किया जाए। दरबान, घीसाराम पुत्र भीकाराम हाजिर हो। घीसाराम अदालत के कटघरे में आकर खड़ा होता है और गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। घीसाराम, मैं शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सरकारी वकील, घीसाराम, आप पर जो आरोप लगाया गया है उसके बारे में आप क्या अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? घीसाराम, न्यायाधीश जी, मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। लकड़ी का व्यापार हमारा खानदानी पेशा है। रही पेड़ काटने की बात, सो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सरकारी वकील, अच्छा, तो यह बताइए कि आप पेड़ काटने से पहले अनुमति लेते हैं? घीसाराम हंसते हुए, वकील साहब, भला पेड़ से क्या अनुमति लेना? प्रतिवादी वकील, योर ऑनर, मेरा मुवक्किल अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। वह एक सीधा साधा लकड़ी का व्यापारी है जो लकड़ी काटने व बेचने का अपना पुश्तैनी धंधा कर रहा है। देखिए बच्चों, कोर्ट में केस किस तरह से लड़ा जाता है वो यहाँ पर बताया है। न्यायाधीश ने मेज पर हथौड़ा बजाकर कहा, ऑर्डर ऑर्डर, आज का मुकदमा यानी केस प्रस्तुत किया जाए। कहा, आज का केस कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। तब सरकारी वकील ने कहा कि आज का जो मुकदमा यानी केस है वो एक लकड़ी के व्यापारी घीसाराम पर लगाया हुआ है, घीसाराम के विरुद्ध है। वो लकड़ी काटकर, पेड़ों को अंधाधुंध काटकर लकड़ी का व्यापार कर रहा है और जंगलों को बर्बाद कर रहा है। न्यायाधीश ने तब कहा कि घीसाराम को हाजिर किया जाए। दरबार ने कहा कि घीसाराम पुत्र भीकाराम यानी भीकाराम का जो पुत्र घीसाराम है वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। और घीसाराम आकर गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है, यानी गीता पर ऐसे हाथ रखकर शपथ लेता है कि प्रॉमिस लेता है कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसी तरह कोर्ट में कहते हैं ना बच्चों। हाँ, तो आगे देखिए, सरकारी वकील कहता है कि आप पर आरोप है कि आप पे ये केस है कि आप पेड़ पौधों को काटकर लकड़ी बेचते हैं और इस वजह से जंगलों का नाश हो रहा है। ओके, तो घीसाराम बोलता है कि वकील साहब, लकड़ी बेचना तो मेरा खानदानी पेशा यानी खानदानी
धंधा है, मेरे बाप दादा भी यही धंधा करते थे, यही व्यापार करते थे, मैं ही उनके बाद यही व्यापार कर रहा हूँ। तो वकील पूछता है कि क्या लकड़ी काटने से पहले, पेड़ काटने से पहले क्या आप अनुमति लेते हैं? तो घीसाराम हंसते हुए कहता है कि भला पेड़ से कैसे अनुमति ले, पेड़ों से क्या अनुमति लेना, क्या आज्ञा लेना। तब जो घीसाराम की तरफ से लड़ने वाला वकील है, प्रतिवादी वकील, वो कहता है कि योर ऑनर, मेरा जो मुवक्किल क्लाइंट है ये बहुत ही सीधा साधा गांव का रहने वाला व्यक्ति है, ओके, और उसे कुछ पता नहीं, सिर्फ वो अपना बाप दादा से चलाया हुआ खानदानी धंधा यानी व्यापार चला रहा है। समझ में आया? यहाँ तक एक बार आप साइलेंट रीडिंग कीजिए। पढ़ लिया? साइलेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस तरह से आपको साइलेंट रीडिंग भी करना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए पेज नंबर 61, सरकारी वकील क्या कहता है, देखिए। न्यायाधीश महोदय, कानून से अनजाना होना किसी अपराध को कम नहीं करता। यों भी घीसाराम इस इलाके से पेड़ कटवा रहा था। उस क्षेत्र में जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर पेड़ काटने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। प्रतिवादी वकील कहता है, देखो अपोजिशन लॉयर, योर ऑनर, घीसाराम को साफ साफ अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, वह निर्दोष है, अतः उसे कोई सजा देना मुनासिब नहीं है। सरकारी वकील कहता है, महोदय, मेरा मानना है कि घीसाराम ने अवश्य कानून को तोड़ा है। यदि इस प्रकार कानून तोड़ने वाले को माफ कर दिया गया तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा और सभी अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट काट कर पर्यावरण को हानि पहुंचाते रहेंगे। अतः घीसाराम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसे भविष्य में कोई भी इंसान पेड़ काटने की गुस्ताखी न कर सके। न्यायाधीश क्या कहते हैं? अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंची है कि निसंदेह घीसाराम कानून से अनजान है, किंतु उसने गंभीर अपराध किया है। इसलिए अदालत घीसाराम को यह आदेश देती है कि वह भविष्य में किसी भी पेड़ को काटने से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेगा। इसके साथ ही अदालत घीसाराम को हुक्म देती है कि वह अपने गांव के चारों तरफ 100 पेड़ लगवाएगा और अगले वर्ष तक उनकी देखभाल करेगा। घंटी बजती है, सभी मंच से बाहर हो जाते हैं। न्यायाधीश, ओके, यहाँ पर एक मुकदमा समाप्त हुआ बच्चों। तो प्रतिवादी वकील यानी घीसाराम के वकील ने कहा कि मेरा मुवक्किल, मेरा क्लाइंट बहुत ही सीधा साधा आदमी है, उसे कुछ भी कानून कायदे के बारे में पता नहीं, वह सिर्फ अपने बाप दादा से चलाते आया हुआ जो धंधा है लकड़ी काट कर बेचना, वही वो कर रहा है। ओके, तो सरकारी व्यक्ति ने कहा कि कानून से अनजान होना ये किसी अपराध को कम नहीं करता और घीसाराम जिस इलाके से लकड़ी काटता है वह इस इलाके में जाना मना है, उस इलाके में जाना मना है, लकड़ी काटना तो दूर की बात। तो घीसाराम ने तो अपराध किया है और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तब घीसाराम का वकील कहता है कि मेरा मुवक्किल यानी मेरा क्लाइंट, ओके, मेरे मुवक्किल को, क्लाइंट को साफ साफ अपराधी मत कहिए, क्योंकि वह निर्दोष है, उसे कुछ पता नहीं, उसे कोई सजा देना मुनासिब नहीं।
मगर सरकारी वकील कहता है कि घीसाराम ने जिस इलाके में जाने से पाबंदी यानी रोक लगाई रखी थी, उस इलाके में बगैर अनुमति जाकर लकड़ी काटा है, जाना मना है, इसने जाकर लकड़ी काटा है। ये तो साफ कानून तोड़ना है, और जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, वरना लोगों के दिल से कानून का डर हट जाएगा। तब न्यायाधीश कहते हैं कि घीसाराम ने तो अपराध किया है और उसे सजा जरूर मिलेगी। और उसे सजा क्या मिली? घीसाराम को भविष्य में वह किसी भी पेड़ को काटने से पूर्व सरकार से अनुमति लेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। और इसके साथ ही अदालत घीसाराम को हुक्म देती है कि अपना वो जिस गांव में रहता है उस गांव के आजू बाजू के चारों ओर उसे 100 पेड़ लगाना है और उस 100 पेड़ों की देखभाल करना है, रक्षा करना है। और अगले वर्ष तक उनकी अगले आने वाले वर्षों तक उसकी देखभाल करना है। यह शिक्षा अदालत ने घीसाराम को दी। बच्चों, आज हम यहीं रुक जाएंगे और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह लिखे जाते हैं एक बार पढ़कर समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न दिए हुए हैं 61 पेज नंबर 61 पर 3 प्रश्न हैं। घीसाराम पर क्या आरोप था? उत्तर इस तरह लिखिए। घीसाराम पर आरोप था कि वह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जंगलों को वीरान कर रहा था। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण को हानि कैसे हो रही है? उत्तर इस तरह लिखिए। बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया। कारखानों, यंत्रों आदि का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनसे मौसम चक्र बदल रहा है, इससे पर्यावरण को बहुत हानि हो रही है। ओके ना बच्चों, इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और थर्ड प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा के प्रति हमारा क्या दायित्व है? तो उत्तर इस तरह लिखिए। हमें जंगलों को बेरहमी से नहीं काटना चाहिए। प्रकृति की ओर से हमें दी गई चेतावनी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कारखाने वालों को, यंत्रों को इस्तेमाल करने वालों को चाहिए कि वे पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नियमों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जानकर अच्छी तरह निभानी चाहिए। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है बच्चों। सब कुछ आपके स्टडी मटेरियल में विस्तार से दिया हुआ है, एक बार पढ़िए और फिर समझकर लिखिए। आप 1 मिनट आपको समय दूंगी, इन प्रश्नों को साइलेंटली पढ़िए। तो बच्चों, आज का साक्षी इस तरह से लिखना है आपको। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास 10th क्लास, HW is learn and write question answers from textbook page number 60 and 61 in HW one time. Here PS and TS. ओके, तो दिया हुआ होमवर्क कर स्कूल के मेल आईडी को समय में भिजवा दीजिए बच्चों। कोई पेंडिंग वर्क्स मत रखिए, ठीक है ना। इस पार्ट के शेष भाग के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।